नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। योगी आदित्यनाथ खुश हैं कि दिल्ली कमजोर हो गई तो अब उनके ऊपर दबाव आने बंद हो गए। दोनों डिप्टी सीएम परेशान है कि योगी की कुर्सी मजबूत होगी तो वो करेंगे तो क्या करेंगे। केशव मौर्य क्या हमेशा के लिए सीएम इन वेटिंग रह जाएंगे और ब्रजेश पाठक कब तक मीठी मीठी बातों से काम करते रहेंगे। अगर बिहार गया या बचा उससे पहले दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। मोदी जी को अपनी कुर्सी खतरे में लग रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार पहुंच गए हैं। नया राजनीतिक दांव पेच शुरू हो गया है। तमाम विषयों पर दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से बात की है। सीधा ले चलता हूं आपको। बहुत शानदार बातचीत है, सुनिएगा। पहले 4 PM यूपी को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं मलिक साहब के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। जी मुझे मजा धन्यवाद आ रहा संजय जी। है मुझे मजा आ रहा है कि लोग अब बिहार के चुनाव पे नहीं बात कर रहे हैं ज्यादा। अब लोगों ने ये चर्चा करना शुरू कर दी है कि अगर बिहार हार गए तो मोदी जी की कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। मेरे को एक मित्र ने बताया कि दिल्ली में अब सट्टा इस बात का लग रहा है कि बिहार हारे तो मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और कुछ लोग कह रहे हैं बिहार हारे जीते मोदी की कुर्सी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो बिहार का कनेक्शन सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री की कुर्सी तो बड़ी सुरक्षित टाइप की चल रही थी अब तक, भले वो बैसाखी पे हो, नायडू की और नीतीश की, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस में थे प्रधानमंत्री। ये जो पॉलिटिकल गलियारे में इतनी तेजी से चर्चा होने लगी, सट्टा लगने लगा इस बात पे कि दिल्ली बिहार हारे तो दिल्ली छोड़नी पड़ जाएगी। इन खबरों में कुछ सच्चाई है क्या है, क्यों ऐसी बातें। मैं फिलोसफी का स्टूडेंट रहा हूं, मैं वहां पे एक कहा पढ़ा जाता था कि धुआं वहीं होता है जहां आग होती है। तो ये कुछ कहानी है क्या, चर्चा क्या है बड़े साहब, कि आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा मुझे। नहीं संजय जी, मैंने आपने सोचा कि आप वहीं खत्म कर दोगे, लेकिन वो मेरा जुमला पकड़ लिया जो मैं बोलने वाला था कि चर्चा इसलिए है, कुछ ना कुछ है। और चर्चा तभी होती है, वो वही मैं बोलने वाला था कि आग तभी है जब धुआं कहीं निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ है मामला। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है और बड़ा है। और उसकी आगे की बात बता देता हूं आपको। नारा लोकेश पहुंच गए पटना। तो नारा लोकेश वोट डालने तो गए नहीं है। कौन है नारा लोकेश, ये भी बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो जो है चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे को भेजा है, अपने किसी नेता को नहीं भेजा। तो वो नारा लोकेश क्या टूरिज्म करने गए हैं या चुनाव देखने गए हैं? वो किस लिए गए हैं? आप दिमाग पे जोर डाल लीजिए। और उनकी मीटिंग हो रही है नीतीश बाबू से। इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी तो घबराई हुई है। पहला फेज का चुनाव जब से हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो इन्होंने किया, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक नहीं था। जब हमने इसमें विश्लेषण करने की कोशिश करी, वहां के कुछ पत्रकारों से, कुछ जानकारों से जानने की बात करी कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय कैसे ले सकती है कि नीतीश कुमार को इससे इस तरह बेइज्जत करे, नीतीश कुमार को इस तरह से वो मुख्यमंत्री पद का चुनाव में उम्मीदवार घोषित न करे, ऐसे कैसे कर सकती है। तो उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यह मैसेज दे रही थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बनेगा, तो उनमें जोश आ जाए और वो भाग भाग के काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को पीछे रख के, नीतीश कुमार को पीछे रख के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हर चीज सीधी हो, भारतीय जनता पार्टी का हर फॉर्मूला पास हो जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो फॉर्मूला फुस कर गया था, आपको याद हो 2024 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में, राजस्थान के लोकसभा के चुनाव में, आपके सामने है। तो इसी तरह से ये जो मामला था, ये जो चक्रव्यूह चला था भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में, इसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने आज जो नया जुमला चलाया है, जो नया र्यूमर फैलाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो ये है कि हमारी वीआईपी के जो सर्वे सर्वा हैं, जिनका नाम मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी जी से भारतीय जनता पार्टी की बातचीत चल रही है। अब आप देखिए, आप अभी तो दूसरे चरण का मतदान हुआ नहीं है, सरकार बनने की बात आई नहीं है, और इन्होंने मुकेश सहनी को साध लिया है और तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अरे भाई, एमएलए भी नहीं जीते, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, वोट भी नहीं पड़ी। तो इस तरह का र्यूमर तो ये क्यों फैलाया गया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा हताश है, बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है
कि वो क्या करे बिहार में। तो अब नया रास्ता भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा, और जो जितने क्रांतिकारी नेता बिहार में थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका तो कुछ अता पता है ही नहीं। और जो आजू बाजू जेडीयू के थे, उनको ये लगा कि यार हम इधर के रहे ना उधर के हैं, वो सनम बेवफा हो गए उनके। अब ये क्या करेंगे लल्लन सिंह, क्या होगा संजय झा का। भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है और नीतीश बाबू ने जो है लाठी उठा ली है, इनका क्या होगा। और एक जेल चले गए हैं वो क्रांतिकारी। तो इस तरह के जो लोग हैं संजय जी, नीतीश कुमार जी ग्राउंड पे बहुत बारीकी से एक एक चीज को देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं कि हम कहाँ पे किस स्थिति में है। जहां पे खुद उनका कैंडिडेट लड़ रहा है उसको वो उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, और जहां आरजेडी का कैंडिडेट लड़ रहा है उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। और उनको समझ में आ गया है कि हमारी अगर अंत में जान बचेगी तो हमें लालू की शरण में ही जाना पड़ेगा, वहीं हमारी जान बच सकती है, बाकी रास्ते सब बंद हो चुके हैं। ये नीतीश कुमार समझ चुके हैं, और उसी के गुना भाग में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। नीतीश कुमार जो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, आप हैरानी होगी आपको ये जान के कि उसमें एंट्री बैन है संजय झा की और लल्लन सिंह की। और आप ही अगर इस तरह की स्थिति आ गई है तो नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं। दूसरा, इधर जो मीटिंगें चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी मीटिंग अलग ले रहे हैं, चाणक्य जी अलग मीटिंग ले रहे हैं, नड्डा जी अलग मीटिंग ले रहे हैं, मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि अब इज्जत कैसे बताई जाए। क्योंकि जो जिस चिराग के भरोसे पे ये बिहार का भाजपा का चिराग जलाना चाहते थे, वो चिराग भी मध्यम चल रहा है, बहुत धीमी रफ्तार में चल रहा है। और कब बुझ जाएगा, कब उसकी लो आएगी, कब क्या होगा, उसका भी समझ में नहीं आ रहा। हमें नहीं लगता कि उसका आंकड़ा 3-4 से ऊपर जाने की स्थितियां हैं। अगर जितनी उसकी लोकसभा है, इतनी उसकी विधानसभा की सीटें आ जाएं तो बड़ी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है। मलिक साहब, मुझे लगता है कि अमित शाह एक बहुत बड़ी गलती कर गए नीतीश को हल्का आंक के। नीतीश के बारे में दिल्ली की गोदी मीडिया ने तरह तरह की कहानियां चलाई। पार्लियामेंट के चुनाव से भी पहले कहानी चलाई कि नीतीश का तो गया मामला, नीतीश खत्म। और इस बार तो मैं देख रहा हूं पिछले कुछ महीनों से लगातार ये नीतीश बीमार है, नीतीश मानसिक रूप से अक्षम हो गए हैं। थे भी, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं थे, कुछ याददाश्त पर असर पड़ सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में जिस तरह नीतीश ने वापसी करी उसे बीजेपी को चौंका दिया। और भारतीय जनता पार्टी की निगाह बहुत दिनों से, अब से नहीं बहुत दिनों से, है कि नीतीश की पार्टी खत्म हो, नीतीश का राजनीतिक वनवास शुरू हो, तो नीतीश के वोट बैंक पर कब्जा किया जाए। क्योंकि लालू और नीतीश के रहते बीजेपी की दाल कभी बिहार में गली नहीं। या तो लालू पे सत्ता रही या नीतीश पे सत्ता रही, लेकिन कभी बीजेपी की एंट्री नहीं हो पाई। अब नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा होगा कि ये गोदी मीडिया के चैनल जो बिना हरेन जोशी के, बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के शायद शूशु पॉटी भी नहीं करने जाते होंगे, वो अचानक नीतीश के बारे में कहानियां कहने लगे। नोएडा के एंकर एंकरियों के राग अलग अलग निकलने लगे। तो नीतीश को भी समझ में आ रहा होगा ये कहानियां, मुझे को मानसिक बीमार हूं, मैं अक्षम हूं, ये किसके कहने पे चलाई जा रही है। क्या लगता है इन कहानियों के बाद ही नीतीश ने अपने पैतरे चलने शुरू किए, अपनी लॉबिंग करना शुरू करी, और कहीं ना कहीं नीतीश के समर्थक जो बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराने की बात करने लगे, ये चर्चा होने लगी कि बीजेपी की सीट कम आएंगी, नीतीश की ज्यादा आएंगी, तभी नीतीश मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये कहीं ना कहीं अमित शाह की गलती रही। अगर शुरू में ही नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाता, बाद में भले पलट जाते, बहुत बार पलटे हैं, कोई पहली बार तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो, नेताओं ने तो पलटने का इतिहास बना रखा है। मैंने शो किया था मोदी जी के झूठ पर, तो झूठ की कहानियां बाद में कहते थे वे विधायक दल के नेता तय नहीं हुए। लेकिन शुरू में ये कहना नीतीश को किनारे कर रहे हैं, नीतीश के वोट बैंक पे असर हुआ कि नीतीश को ठिकाने लगा रहे, तो बीजेपी को ठिकाने लगा दिया जाए। क्या ये बहुत बड़ी चूक मानते हैं आप अमित शाह की? नहीं संजय जी, ये चूक तो हुई है, वो चूक हो गई है, लेकिन इस तरह की चीजें होंगी ये अमित शाह ने नहीं सोचा था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नीतीश शाह, अमित शाह जो है अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ये निश्चित तौर पे बात अब सामने आ चुकी है, लेकिन उनका ये फॉर्मूला फेल हो गया है। फॉर्मूले तो फेल होते हैं, जैसा कि हमने पीछे कहा कि यूपी में भी हो गया। तो उन्होंने, उनका ये फॉर्मूला था, और उनको ये लगता था कि इससे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, उनमें एक हौसला आएगा और एक माहौल बन जाएगा। और वो माहौल को बनाने के लिए ही इन्होंने जो है पीके को भेजा था। अब पीके की जो तोप थी, वो पहले थोड़े दिन नीतीश कुमार के खिलाफ, आरजेडी के तेजस्वी यादव के खिलाफ चली,
लेकिन जब वहां गोला दागने से कुछ असर हुआ ही नहीं, तो फिर वो तोप का मुंह इनका घूम गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ को, और वहां तो तोप का गोला धड़ाधड़ असर कर रहा था, आवाज भी अच्छी आ रही थी बम भड़ाके की, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, जैसे उनको पेलने से आवाजें निकल रही थी, डिग्री फर्जी, फलाना फर्जी, घोटाले घुपले सब आ गए। नीतीश कुमार पे आप कितने वार करेंगे? संजय जी 20 साल का मुख्यमंत्री, और आज कुछ भी आप कहिए, नीतीश कुमार के ऊपर आज भी कोई गंभीर आरोप आप नहीं लगा सकते। देखिए, आज कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल रहता है, 7 साल रहता है, तो आरोपों का लंबा चौड़ा एक वो दस्तावेज निकल आता है। आज भी नीतीश कुमार के ऊपर इस तरह, नीतीश कुमार का अपना एक सम्मान बिहार में उनकी जाति, उनके वर्ग में ही नहीं, सब वर्गों में है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बात से घबरा रही है कि नीतीश कुमार को कैसे हम खत्म करें। नीतीश कुमार को गलती से भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे समझ लिया कि उसको मसल देंगे, लेकिन नीतीश कुमार शिंदे नहीं है, उनका अपना एक असर है। इन्होंने नीतीश कुमार को राहुल गांधी की तर्ज पर पप्पू बनाने की कोशिश की, कभी कह रहे हैं वो बीमार है, कभी कह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो चुप रहे। नीतीश कुमार बोलते कम है, करते ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी बोलती ज्यादा है, करती कम है। उसके नतीजे हमारे आपके सामने हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहज रूप से कर सकती थी कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा कर देती और उसके बाद पलट जाती, तो कोई क्या उखाड़ लेता। क्या किया नहीं है क्या इन्होंने वसुंधरा के साथ राजस्थान में? क्या किया नहीं है क्या इन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के साथ? क्या किया नहीं है इन्होंने क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ? क्या बाकी जगहों पर नहीं किया नहीं है इन्होंने दिल्ली में साहब सिंह के लड़के परवेश वर्मा के साथ और बाकी नेताओं के साथ? तो वही तो इनकी पुरानी फितरत है, इसमें कौन सी को नई बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो चाणक्य हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, और जो इनके क्रांतिकारी लोग हैं, उनके दिमाग में ये था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने तरीके से सरकार बना लेगी, और कहीं अगर हम नीतीश का नाम करते हैं तो एंटी कॉम्बेंसी हो सकती है। इस नुकसान से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अपना मामला लाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने लोगों को जुमला देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जैसे ये कुछ जुमला देते थे, विकास का मुद्दा, फलाना मुद्दा, वो लोग पलट के सवाल पूछ रहे थे, भैया आप तो सत्ता में थे 10 साल से, कुछ दिया नहीं आपने। तो वहां ये फिर गिर जाते थे। फिर इन्होंने अपनी बंदूकें निकाली, कनपट्टी पे बंदूक रखना, कट्टा रखना, है जी। अब वो भी नहीं कह सकते कि भैया वो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तो उन्होंने दूसरा करा कि आपकी संपत्ति उठा ले जाएंगे। ये क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जब सामना नहीं कर पा रहे हैं आप बिहार के मर्दों का, तो आप महिलाओं में घुस गए। अब महिलाओं में, बहन बेटियों में आपने जो है उनको भरमाने का, बरगलाने का आपने सिस्टम शुरू किया। आप खुलेआम पैसा उनको दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और आप उनके खातों में पैसा डाल रहे हैं, और आप पूछ रहे हैं उनसे कि पैसा मिला कि नहीं मिला, जैसे आपने अपनी जेब से दिया हो। तो भारतीय जनता पार्टी चौतरफा गिर चुके हैं इन चीजों में। आप देखिए क्या जो भाषा यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा है, वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा बना रही है, ये आपको देखना होगा। और बाज तो ये हुआ कि आखिरी दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, प्रधानमंत्री जी गए नहीं, उनको क्या हो गया। तो ये ये बहुत क्या सारी चीजें, ये क्या बहुत हुआ सारी। होगा? ये बड़ी चर्चा हो गई कि ये इसका कारण क्या है, प्रधानमंत्री का क्या कारण हुआ? नहीं, प्रधानमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां भाजपा का बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को कहा हो कि सर आप रहने दीजिए, छोड़िए, बहुत हो गया। बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी को लगा हो कि टाइम वेस्ट क्यों बिहार में किया जाए, दिल्ली में खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि मैं तो पहले बोल चुका आपके यहाँ, पटना हिलेला तो दिल्ली ऑटोमेटिकली हिलेला। वो पटना एक बार हिलेगा तो ये 2 बार हिलेगा, पटना 4 बार हिलेगा तो दिल्ली 8 बार हिलेगा। तो खटाखट जब हिलना शुरू होगा तो दिल्ली को हिलने से कैसे रोका जाए, अब तो रणनीति इधर हो गई है। अब चर्चा बिहार के चुनाव पर नहीं हो रही है, चर्चा दिल्ली कैसे बचे इस पे हो रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि क्या गठबंधन 14 तारीख की शाम तक बचेगा कि नहीं बचेगा, नीतीश कुमार और भाजपा का। अरे भाई, नारा लोकेश किस लिए गए आप बता ही नहीं रहे। नारा लोकेश अभी से जाके किस लिए पटना में बैठे, ना तो उनकी वोट है पटना में, ना उनका कोई विधायक लड़ रहा है, ना कोई उनकी पार्टी लड़ रही है। तो क्या वो टूरिज्म पे गए हैं या पाटलिपुत्र देखने गए, नालंदा तो नहीं जा रहे हैं वो।
या किसी गुरुद्वारे में तो नहीं जा रहे मत्था टेकने, तो किस लिए गए नारा लोकेश? तो आप ये देखिए कि अंदर अंदर बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है, और जब खिचड़ी पक जाएगी तो खिचड़ी जब वो तस्तरी में आएगी तो वो तस्तरी किधर को खिंचती है, किधर को खिसकती है, कैसे नाचती है, वो नाच देखने की तैयारी कीजिए। 14 तारीख को बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट भी आपका होगा, परिणाम भी आएंगे और नए नए तरीके आपको दिखेंगे भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के अनेक चेहरे आपके सामने होंगे 14 तारीख के दोपहर बाद, जैसे ही जो है परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। जी देखिए मलिक साहब, होगा क्या, हजारों पर्चियां वीवीपैट अभी से नाली नालों में मिलने लगी हैं। ज्ञानेश कुमार का हुनर दिखने लगा है कि क्या किया होगा ज्ञानेश कुमार ने। तो आपको अभी भी यकीन है कि चुनाव में कोई ईमानदारी से काम हो जाएगा वहां पे? नहीं, देखिए ईमानदारी से कहीं कुछ नहीं होता है संजय जी, ईमानदारी से कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन आपको ये देखना होगा कि अंतर बहुत है। मैंने यूपी में आपको बताया है, तो यूपी में जो ज्ञानेश के दूसरे बड़े भाई थे शानेश, वो कहाँ चले गए? वो तो दिख ही नहीं रहे उसके बाद। वो तो उसका कौन सा वो बनाते हैं, उसका अंटा का बंटा पी रहे थे कहीं, हैं? वो तो समझ ही नहीं आया, बीच में खबर आई थी कि अटलांटा चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, माल्टा चले गए हैं, माल्टा का आल्टा पी रहे थे, उसके बाद तो खबर गायब है उनकी। तो वो तो थे तब, वो तो इनसे भी बड़े क्रांतिकारी थे। तो फिर क्यों यूपी और राजस्थान आपके हाथ से चला गया? फिर क्यों आपका 400 पार का नारा 300 तक भी नहीं पहुंच पाया? तो जरूरी नहीं आप सब जगह कर पाएंगे। एक बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं मैं आज, और चैलेंज कर देना, या कोई जिनको दिक्कत हो चैलेंज करें। मुजफ्फरनगर में अंतर था 30 से 35 हजार का, और मेरठ में अंतर था 5,000 का। अब मेरठ में भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का सांसद है। वहीं कैराना आती है मुजफ्फरनगर के पास, शामली जिले की सीट है कैराना लोकसभा, वहां पे अंतर बहुत ज्यादा था, तो वहां से एक मुस्लिम महिला जीत गई है। फिर क्या हुआ? सहारनपुर चले जाइए, वहां से कांग्रेस का सांसद जीत गया है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वहां कोई जादू मंत्र नहीं चला पा रहे थे क्या? या वहां पूजा में गंगा जल नहीं छिड़का गया था? तो ये कैसे हो गया? तो ये अब बिहार में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जादू हर जगह नहीं चलता, लेकिन कई जगह चल भी जाता है। तो चला ना मेरठ में, तो इसलिए चलेगा भी कई जगह, लेकिन सब जगह चल जाएगा ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज तीसरे नंबर के आने के लिए अपने आप को बरकरार रखने की लड़ाई बिहार में लड़ रही है, और क्या वो तीसरे नंबर पर बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, ये डाउट कई नेताओं को है। तो अब ये देखना है कि 14 तारीख को परिणाम क्या आते हैं संजय जी। जी मलिक साहब, अगर वो तीसरे नंबर के वजूद पर लड़ रही है तो दिल्ली के सिंहासन पर प्रधानमंत्री जी को तो नींद नहीं आएगी, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि संसदीय दल की बैठक बुलाने की हिम्मत प्रधानमंत्री जी कर नहीं रहे हैं। कि अगर संसदीय दल की बैठक हुई और सांसदों का विद्रोह हुआ, आपके पास तो कुछ सूचनाएं हैं। मैंने सुना है कुछ सांसदों के बारे में, वो भी बता दीजिए दर्शकों को कि वो सूचना क्या है। नहीं संजय जी, वो सूचना तो कोई नई नहीं है, वो तो मेरे पास पुरानी सूचना है। वो जो सूचना थी उसमें तो कई इजाफा हो चुका है। मैं तो 3 दर्जन लगातार आपको पिछले 6-8 महीने से कह रहा हूं कि 3 दर्जन सांसद हैं जो घंटी लेके बैठे हुए हैं, कई टन की आवाजें भी आपको आई हैं। आप क्या इसको हल्की आवाज समझ रहे हैं जो आपके बिहार से आ रही है 62,000 करोड़ की आर.के. सिंह की घंटी की आवाज? इसको क्या आप हल्के में ले रहे हैं? इसको आवाज गोदी मीडिया दबा दे रहा है। और आप देखिए, एबीपी पे भी ये खबर छपी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी खबर छपी है। इतने बड़े गोदी मीडिया से जो दूरी हम नहीं मानते हैं जिनकी, अगर वहां छप जा रही तो खबर में कितना दम है। इसको बहुत ज्यादा सीरियस लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसको समझ नहीं पा रहे हैं मामले को। आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल पावर मिनिस्टर रहे हैं, और एकाएक जो है वो बिगुल बजा रहे हैं उनके खिलाफ। क्यों? और दोनों के बजा रहे। देखिए, कई लोग जो है, मुरली मनोहर जोशी जी सरकार के खिलाफ तो बात कर रहे हैं पॉलिसी की, वो अडानी जी के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक पहले ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं बिहार में, आर.के. सिंह नामक, जो अडानी का भी बैंड बजा रहे हैं और सरकार का भी बैंड बजा रहे हैं। तो ये जो बैंड बज रहा है, इसकी आवाज जो है, इसकी जो पीपनी है, उसका मुंह तो दिल्ली की तरफ है ना। तो आप इन चीजों को इग्नोर अभी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन आप अगर बुलाते हैं संसदीय दल की मीटिंग, तो उसमें जो वो 3 दर्जन थे, उसमें इजाफा हो चुका है, वो 5 दर्जन से ऊपर पहुंच गए हैं। और 5 दर्जन
अगर 5 दर्जन सांसद बिगुल बजाएंगे तो फिर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। और वो तैयार हैं, वो तैयार हैं, वो भी बिहार के परिणाम की टकटकी लगा के स्क्रीन पर बिहार के परिणाम को देखने के लिए बैठे हैं वो। और आप नतीजे तो 12 बजे तक आप क्लियर कर देंगे, एक मूवमेंट पता लग जाएगा आपको किस ओर बिहार जा रहा है, तो उसके बाद धड़ाधड़ आपको खबरें सुनाई शुरू हो जाएंगी। तो आप देखिएगा भाई, मुरली मनोहर जोशी जो सामने आए, आपके सामने आर.के. सिंह आए, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे हैं, आपने देखा जो रूडी थे वो कुछ भी आप कहिए, उन्होंने एक हिसाब से विरोध तो किया ही है, उनका अपना तरीका है एक विरोध करने का। अगर वो आपके बिना इजाजत के जाके चुनाव लड़ते हैं और जीत के दिखाते हैं तो वो जताते हैं कि मेरे अंदर दम भी है, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ भी सकता हूँ और जीत भी सकता हूँ। तो ये इस तरह की जो चीजें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी में, और ये तो दिखने वाली बहुत कम है, जो आपको नहीं दिख रही है उनकी संख्या बहुत बड़ी है। क्या संजय जोशी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं क्या, सो रहे हैं क्या? वो कहाँ है संजय जोशी, थोड़ा पता लगाइए जी। कहाँ है संजय जोशी, थोड़ा बता दीजिए, आपके तो मित्र हैं वो। नहीं वो छोड़िए, वो चैनल पर डिस्क्लोज करना अभी ठीक नहीं है, उनको करने दीजिए वो जो क्रांति कर रहे हैं जी। लेकिन दूसरे दूसरे आपके मित्र जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वहां पे नारा लगा रहे हैं बटोगे तो कटोगे। ये नारा फायदा हो रहा है बीजेपी को, या योगी जी भी चाहते हैं कि बिहार हार जाए, जैसे दिल्ली दरबार कमजोर हो जाए, उनकी कुर्सी सलामत रहे? योगी का क्या फ्यूचर होगा बिहार के हार में और बिहार की जीत में? देखिए संजय जी, बाबा अभी समझ चुके हैं कि अभी दिल्ली दूर है और बाबा अपना मस्त है। बाबा को जो दिल्ली से इंजेक्शन दिए जा रहे थे वो इंजेक्शन बंद हो गए हैं, और जो डॉक्टर थे दिल्ली के इंजेक्शन देने वाले वो धराशायी हो चुके हैं। तो बाबा जो है अभी सुपरिंटेंडेंट के पास चाय पी रहे हैं, इसलिए डॉक्टर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं बाबा को। तो बाबा खुश हैं, तो बाबा मस्त हैं, और बाबा अपना दे धड़ाधड़ बिहार में जहां मौका मिल रहा है अपना पेलम पेल कर रहे हैं, और अभी उनको कोई चिंता नहीं है, वो इंतजार 2027 का कर रहे हैं बाबा। केशव मौर्य क्या करेंगे? वो बेचारे वेटिंग में रह जाएंगे? नहीं, केशव मौर्य तो उस तरह से रह जाएंगे जैसे अडवाणी जी वेटिंग पीएम रह गए थे, आपको याद होगा। पीएम इन वेटिंग लगाया जाता था अडवाणी जी के नाम के साथ, और आज भी वो वेट ही कर रहे हैं। तो दुनिया बन जाए, केशव मौर्य जी तो वेटिंग सीएम रहेंगे। और क्या होगा ब्रजेश पाठक का? नहीं, ब्रजेश भैया का तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, वो पहले भी कहीं दूसरी जगह रहे, अभी भी हैं, उनका तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो सहज लेते हैं हर बात को। ब्रजेश जी वाकई जो नेता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो ब्रजेश पाठक जी में है, वो कहीं भी कभी भी कुछ भी पालेंगे। वो अच्छे हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी हैं, तो उनके बारे में कहाँ इतना बोलना। दोस्त तो छोड़ दीजिए आप, पूरे लखनऊ में मैंने आज तक जीवन में ऐसा नेता नहीं देखा, हर दूसरा आदमी कहेगा कि ब्रजेश पाठक से कोई काम हो तो बताओ। हर दूसरा हाँ, आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कहेगा, और काम किसी का होगा नहीं। लेकिन ब्रजेश भैया उसके पैर भी छू लेंगे, ब्रजेश भैया उसके हाथ भी जोड़ लेंगे, भैया बताओ, काम बताओ, फोन भी उठा बिल्कुल। देंगे, फोन कह भी देंगे। लेकिन नहीं ब्रजेश देखिए भैया संजय जी, देखिए काम संजय जी, ब्रजेश जी जब दिल्ली आए, हमारी तब से उनसे दोस्ती है, और हमें भी काम नहीं, आज तक हमारा किसी नेता ने काम नहीं करा, आपके चैनल पर घोषित रूप से कह रहा हूं, किसी करीबी से करीबी चैनल। मेरा सबसे नजदीकी और सबसे ज्यादा रिश्ता अजीत सिंह जी के साथ रहा, और एक काम 20 साल में ना उन्होंने कराया ना मैंने करवाया उनसे, दावा करता हूं। दूसरी बात, ब्रजेश पाठक जी से मेरे रिश्ते तब से हैं जब वो दिल्ली आए थे, और कम से कम 15-18 साल या 20 साल तो हो गए होंगे, तब से मेरे रिश्ते हैं। उनके घर पे हमने खाना भी खाया, चाय भी पी है, बात भी होती है। और पिछले दिनों अब जैसे हम चैनल पे दवा दब बोल रहे हैं, बीच बीच में उनका फोन आता है, भैया प्रणाम, कोई काम तो नहीं है? अब वो हमें फोन कर रहे हैं, और कई हमारे दोस्त हैरान हो जाते हैं कि डिप्टी सीएम आपको फोन करके काम पूछ रहा है। तो देखिए, ये क्वालिटी तो उस आदमी के अंदर जो है, ये सब नेताओं में होती नहीं है संजय जी। इसके लिए तो आपको उनको धन्यवाद भी देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो क्वालिटी ब्रजेश पाठक में है, वो खाली किसी एक पार्टी से नहीं बंधे हुए हैं। वो कल को कांग्रेस में जाकर डिप्टी सीएम बन जाए या सीएम बन जाए, कौन सी को बड़ी बात है? अगर आसाम के मुख्यमंत्री कांग्रेस से आके भाजपा में बन सकते हैं, तो ब्रजेश पाठक जी किसी दूसरे दल में जाके सीएम या डिप्टी सीएम नहीं बन सकते? इसमें क्या दिक्कत है? अब किसी ब्रजेश जी का फोन आए तो कहना भैया काम तो बता रहा हूँ, लेकिन शर्त में 2 लाख रुपए की शर्त भी लगा रहा हूँ, काम होगा नहीं मेरा।
नहीं देखिए वो संजय जी देखिए बात ये है ना कि उनकी स्थिति भी तो समझिए ना आप। वही तो उनके कह रहा हूँ। ऊपर नीचे दाएं बाएं जो क्रांतिकारी, वो हमें तो भावना समझ रही है ना। हाँ, देखिए और होता क्या है दिल्ली में संजय जी कई सारे सांसद ऐसे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी दूसरे दल के हों, आप उनके यहाँ जाइए, वो चाय पिलाएंगे, चिट्ठी लिखेंगे और वो साथ में कह देंगे भैया पता कुछ नहीं हो के ना हो। रेलवे का रिजर्वेशन तक नहीं होता है। कई मंत्रियों के यहाँ से चिट्ठी लिखवाइए आप रेलवे रिजर्वेशन की, और वो मंत्री खुद गारंटी नहीं लेगा। वो क्या भैया देखो मेरे उसमें कोई कमी हो तो बताओ, मैंने चिट्ठी लिख दी है, चाय पिला रहे हूँ, और उसको तुरंत क्लर्क को अपने बुलाएगा, चिट्ठी ये भेज के तुरंत रेल भवन डलवाओ जरा, इसको सब कर देगा। लेकिन उसमें उसकी गलती नहीं है ना। वो तो रेल मंत्री जी कौन है आप जान लीजिए, रेल मंत्री कौन है। वो इनको पूछ रहे मंत्री को, संतरी को और विधायक को, जिनकी घंटी पर सीधे जो है महामहिम है बड़े वाले। तो जब दो जब जो है महामहिम बड़े वाले उनके फोन पे हैं, तो बाकी का टिकट क्यों होगा। तो यही स्थिति जो है ब्रिजेश पाठक जी के साथ है। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऊपर ही नहीं चल रही तो वो क्या करे। दो किस्से मुझे याद आ रहे हैं। आज समय तो ज्यादा होगा लेकिन तब भी सुना देता हूँ मैं आपको कि एक बार एक बंदर जो था उसको राजा चुन लिया गया जंगल में कि ये राजा जी होगा। अब वो सब जय जयकार कर दी। इतनी देर में शेर आया, उसने बकरी के बच्चे को पकड़ा लिया गले से। अब बकरी भाई कि राजा जी बचाइए बंदर के पास में। राजा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे से तीसरे पेड़ पे। अब वो लोग अरे राजा जी खा जाएगा शेर तब तक तो। वो कूदता रहा और आखिर में शेर खा गया बकरी एकदम। बकरी ने कहा राजा जी आप कैसे राजा आपके होते हुए। तो बंदर ने कहा देखो मेरी कोशिश में कमी कोई नहीं थी, मैंने नहीं, कोशिश तो मेरी भागदौड़ में कोई कमी नहीं है। अब ये मैं क्या करूं, भाई खा गया तो खा गया। तो देखिए ब्रजेश भैया जो है, फिर भी हम ये कहते हैं कि वो उनकी उसमें कमी नहीं है, वो करते हैं। लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते हो, इस पे मुझे थोड़ा सा संशय है। वहां जानबूझ के नहीं करते, उनका काम ही नहीं हो रहा है। जान के देखिए नहीं करते। हाँ, और कोई एक किस्सा नहीं है ब्रजेश पाठक के, मेरे पास बहुत किस्से हैं। वो पर्सनली आदमी बहुत अच्छे हैं। वो कोई भी पार्टी में बड़ाई ऐसी करता चले, वो गलत, वो अच्छे व्यक्ति जैसे वाजपेयी जी कहते थे, वो अच्छे व्यक्ति गलत पार्टी में हैं बस। और मजे की बात ये है कि दिल्ली का वो काम हो तो करा लेंगे, वो उत्तर प्रदेश के अफसरों को हाँ, तो शायद दिल्ली इन्विटेशन में भेजे। उनका 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 नेटवर्क बहुत बढ़िया है दिल्ली में। हम जैसे व्यक्ति आज तक उनसे जुड़े हुए हैं, जबकि यूपी वो लखनऊ में इतने दिन से हैं, तो वो उनके रिश्ते ही है। तो योगी जी के अफसरों को समझा रखा है योगी जी ने कि भैया इन डिप्टी सीएम को काम नहीं करना। दूसरा किस्सा मैं जी आपको जी। बहुत मजा बताऊं मलिक साहब। भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक मेरे पास आया, मेरा मित्र बहुत सालों से। उसने मुझसे कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में एक दरोगा का ट्रांसफर करा दीजिए। मैं कहा मेरे कहने से कोई कर देगा। मैंने कहा मैं कर दूंगा तो हो रहा होगा तो नहीं होगा। मैं तो विपक्ष का पत्रकार माना जाता हूँ उत्तर प्रदेश में कि सब सत्ता की बोलते मैं ही अकेला सरकार से सवाल करता हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं आप कर दीजिए। मैं कहा रहने दे बैठ, तुझे पिज्जा खिलाता हूँ। मैंने पिज्जा मंगाया, पीछे पड़ गया। तो मैंने उस रेंज के आईजी को फोन किया। मैंने आईजी साहब को कहा कि नमस्ते मेरा नाम संजय शर्मा, मैं 4PM एक अखबार है चैनल। अरे बोले 4PM को कौन नहीं जानता संजय जी, बताइए काम आदेश करिए। तो मैं कहा साहब ये एक दरोगा का इस जिले से इस जिले में ट्रांसफर होना है, अगर उचित हो तो आप देख लीजिएगा। मेरा मित्र है, उसने मुझसे कहा। तो वो क्या कह रहा है कि अरे हाँ इसकी सिफारिश तो विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ से भी आई थी। अब मेरी जान मैंने कहा आप देख लीजिएगा जैसा आप ठीक समझे, यही मेरी भाषा थी। मैंने फोन रख के कहा, मैं कहा विधानसभा अध्यक्ष। बोले हाँ भैया उनसे भी करवाया था। मैं कहा यार पागल हो विधायक जी तुम, विधानसभा अध्यक्ष के कहने पे नहीं हुआ तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा। मजे की बात ये है मलिक साहब, पिज्जा खत्म नहीं हुआ, उन आईजी साहब का फोन आया कि भैया वो ट्रांसफर कर दिया गया। मैंने माना हाँ बिल्कुल ये बीजेपी की सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष के कहने पे तबादला नहीं हो रहा। मैं विपक्ष का पत्रकार फोन कर दे रहा हूँ। एक मैंने एक बहुत बड़े अफसर हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई कराई थी। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आपने मेरी स्थिति शनि ग्रह जैसी बना दी है, सब चाहते हैं शनि शांत रहे, हमारी तरफ ना है। तो मेरे को बड़ा आराम हो गया। तो मैं फोन कर देता हूँ, मेरे फोन को मतलब जो सत्ता के चाकरी करते हैं पत्रकार, उनके फोन टाल दिए जाए कि हाँ भैया, हाँ। लेकिन मैं फोन कर दूं काम हो जाता है। मतलब मैं किसी की मदद करूं, सिफारिश करना चाहूं तो काम मेरा हो जाता है, काम को नहीं रुकता। तो ये कभी हाँ कभी ऐसा नहीं होता है नहीं कि विपक्ष में रहने के भी फायदे होते हैं, नेता विपक्ष का भी फायदा शायद यही होता नहीं होगा। बिल्कुल नहीं नहीं, होते नहीं है, विपक्ष के ही फायदे होते हैं। मैं आपको किस्सा दिल्ली का बता देता हूँ। कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ शहरी विकास मंत्री थे, और यहाँ पे 5 अशोक रोड दिल्ली पे जो वीआईपी बंगला है, वो शादी ब्याह में ये दे देते हैं। तो वो बंगले की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। मेरा एक दोस्त था, वो बोला यार आपका तो दोस्त है जेएस, एक बार बात कर लीजिए। तो मैंने कहा यार चलो आपके सामने ही बात करें। तो मैंने जेएस को कहा मेरे दोस्त है, इनकी शादी है 5 दिसंबर की, और इसका कर दीजिए।
तो बोला चिट्ठी, मैंने कहा चिट्ठी किसी कांग्रेस के सांसद से लिखवा देते। बोला नहीं 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 नहीं, कांग्रेस के सांसद से नहीं लिखवानी है, अगर जेटली के यहाँ से हो जाए चिट्ठी तो तत्काल हो जाएगा, और अगर बीजेपी के किसी और के हाउसिंग कमेटी के सांसद के यहाँ से हो जाए तब भी तत्काल हो जाएगा, और नहीं तो किसी भी बीजेपी के सांसद की चिट्ठी लिया। हमने क्यों कहो, क्यों बोला विपक्ष वालों का जल्दी हो रहा है। अब आप सोचिए, हमने कहा हम जेटली से लिखवा लेते, तो हमने जेटली से चिट्ठी लिखाई और तत्काल उसकी बुकिंग हो गई। अब कांग्रेस के सांसद से नहीं हो रही है। तो देखिए विपक्ष वाला तो पेलेगा आपको, वो ना पेले उससे बचने के लिए विपक्ष वाले का काम पहले होता है। और संजय जी इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को अभी 1 घंटा पहले एक बहुत बड़े दिल्ली के आईबी के अफसर का फोन आया और उसने 50 सवाल मेरे से पूछ डाले आधा घंटा, और मैंने कहा भाई साहब मेरा लाइव है और मुझे शक भी हो गया, मेरी पत्नी मेरे सामने खड़ी हो गई, बोला ये आपको क्यों फोन कर रहे हैं? तो मैंने कहा यार ये मलिक हैं ये और आईबी में है। तो बोले इसी, मैंने कहा बोला इसीलिए इनको तुम्हारे पीछे लगा, मलिक ही खोज कर सकता है। अरे मैंने देखा जाएगा जो होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हमसे लोग डरते भी हैं, और सबसे ज्यादा इसलिए कि आप 4 PM पे जा रहे हैं, आप दूसरे चैनलों पे जाते हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं, सब नेगेटिव होते हैं। तो हमने कहा नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव काम करोगे तो होंगे। अब मैं क्यों ना छापूं, अब मैंने आर्टिकल लिखा है कि भाई अनिल अंबानी के पीछे क्यों पड़े हो आप, बाकी लोग भी तो हैं। ये जो 62 करोड़ का घोटाला हुआ है संजय जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए क्या है, हम लोग लिखते हैं, हमें लोग फोन आते हैं, अब बताइए वो डॉक्टर साहब मुझे कैसे जाने, भाई आप चलिए अजमेर जाते रहे हैं, लेकिन हमें क्यों बोले वो? और मेरे पास दिन में 4-5 फोन आते हैं ऐसे, अरे भैया आपका नंबर यहाँ से लिया वहां से लिया, बहुत बढ़िया बोल रहे बड़ा है ना वो। अच्छा अजमेर के बड़े 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 डॉक्टर है डॉक्टर विनीत, और वो ऐसे जी जी और मैं बस गया, अजमेर जाता ही हर साल गया, तो वहाँ पे उनका मैसेज देख के फोन आया, तो हमारे जो खादे में भाई हमारे उनके संग गए, डॉक्टर साहब ने इतनी बड़ी सी फूलों की माला मतलब, और वहाँ पे क्लिनिक में गले लगा लिए डॉक्टर साहब ने यार पहले फिर मलिक साहब के हम बड़े दीवाने, मलिक साहब से बात कराओ। तो दूर दराज के इलाके में लोग इस तरह प्रशंसक मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जी 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 बिल्कुल। मुझे संजय, मैं मुंबई गया था भी, मेरे को पकड़ लिया वहां पे, उस पे एयरपोर्ट पे 3-4 लोगों ने पकड़ लिया, और वो राजस्थान के लोग थे। अरे बोला सर आप तो 4 PM पे बहुत बढ़िया आते हैं, और कई चैनल पे देखा ये वो, और मेरे वहां पे क्या राजस्थान में ग्रुप में मेरे बड़े मैसेज घूमते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कम्युनिटी के लिए भी लिखता हूं। मैंने आज पेल दिया, मैं आपको बताऊं, बस 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। आज क्या हो गया कि अभी मेरे ख्याल से 27 तारीख को यहाँ पे एक प्रतियोगिता कुश्ती की हो रही है बागपत में, और उसमें इन्होंने चीफ गेस्ट बना दिया ब्रजभूषण शरण सिंह को, और उसमें उसके दूसरे जो VIP बुलाए गए हैं वो पूर्व सांसद जो है सत्यपाल सिंह, उनको बुलाया गया है, और जाटों के फोटो लगे हुए हैं तमाम, और भाजपा के नेताओं के फोटो लगे। तो हमने कहा डूब मरो, जिस ब्रजभूषण शरण सिंह को आज तक गालियां दे रहे थे कि जाट समाज की बेटियों को बदनाम करने का काम, उनको हरेसमेंट करने का काम, सारे काम के लिए तुम ये ब्रजभूषण को आज उसको सम्मानित कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने लंबा चौड़ा फेसबुक पे पोस्ट लिख दिया। भाई साहब मेरे पास इतने फोन आ गए लोगों के, बोला मलिक साहब ये हिम्मत आप ही कर सकते हो, और उसका तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही सत्यपाल सिंह का तो फोन करने की, उसके चमचों के फोन आ रहे हैं, अरे भैया हटा दीजिए ना, क्यों आप कर रहे हो? मैं कहा जो लग गया वो लग गया, वो हटेगा नहीं अब। ये चल रहा है भाई साहब। पहचान है ये मलिक साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू, बहुत सारी बात। ये थे KP मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।